अस्सलाम वालेकुम, हाजिर हूं अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 5.3 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड का एक सब टॉपिक नंबर 1 एवेपोरेशन। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था कि आपको कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड को बारी बारी पढ़ेंगे। तो उसी का पहला टॉपिक एवेपोरेशन, और एवेपोरेशन का एक और नाम है बेटा वेपराइजेशन। ठीक है, तो एवेपोरेशन में क्या होता है बेटा, वेपर्स बनते हैं। एवेपोरेशन में क्या होता है, वेपर्स बनते हैं, यानी कोई चीज़ लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाती है वेपर में यानी गैसियस स्टेट में, तो उसी को वेपराइजेशन या एवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखिएगा, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड, ये एक ऐसा अमल है बाय विच अ लिक्विड चेंज टू अ गैसियस फेस। ठीक है, चेंज टू अ गैस फेस। तो इधर आप देखें, ये एक लिक्विड है और ये कन्वर्ट हो जा रहा है गैस यानी वेपर स्टेट में। ठीक है, गैसियस स्टेट में वेपर में कोई फ़र्क नहीं है, तो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है वेपर्स में, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लिक्विड जो वेपर है वो वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं बेटा कंडेंसेशन। ठीक है, ये आपकी किताब में लिखा हुआ नहीं, लेकिन अगर आपको पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 7th क्लास के टॉपिक में ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक, लिक्विड अगर कन्वर्ट हो जाए वेपर में या गैस फॉर्म में, इसको कहते हैं एवापोरेशन या वेपराइजेशन। ठीक, अगर वेपर या गैस तब्दील हो जाए दोबारा लिक्विड स्टेट में, वापस रिवर्स हो जाए, ठीक है, एवापोरेशन का जो रिवर्स होता है उसको कहते हैं हम कंडेंसेशन। क्लियर। तो इसी तरीके से माहौल में जो पानी है गर्दिश कर रहा है, बारिश होती है, फिर पानी क्या होता है, एवेपोरेट होता है, वेपर बन के ऊपर चले जाता है, फिर दोबारा कंडेंसेशन होता है। वही जो वाटर जो है गैसेस फॉर्म में तब्दील हो गया है, वो दोबारा कंडेंसेशन के ज़रिए लिक्विड स्टेट में तब्दील हो जाता है, और वो पानी हम इस्तेमाल करते हैं डैम्स वगैरह में भर के। ठीक है, कुदरत का निज़ाम इस तरीके से चलता रहता है। The process by which a liquid change to a gas phase is called evaporation या vaporization। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अब कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एवेपोरेशन किस तरीके से अंजाम पाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर इन कंटिन्यूस मोशन। तो मॉलिक्यूल्स यानी जो लिक्विड के होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। ठीक है, अगर सोचे इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो किसमें बेटा, कंटिन्यूस मोशन में है, और हर वक्त क्या हो रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं अंदर। क्लियर। एंड दे कोलाइड विथ ईच अदर। मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है बेटा, कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ठीक है, बट ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को मार रहे हैं तो हरकत भी कर रहे होंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो मॉलिक्यूल जब हरकत करेंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जब कोई मॉलिक्यूल हरकत नहीं करेगा तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ओके, लेकिन बट ऑल द मॉलिक्यूल डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अंदर जो तमाम मॉलिक्यूल है तो हर की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, कुछ की ज़्यादा होगी और कुछ की कम होगी। तो आइए देखिए, तो मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल है उनकी जो एनर्जी होगी वो एवरेज होगी, एक दरमियानी सतह की होगी। कैसी होगी, एवरेज। मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फ्यू, बस सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स की। लेकिन मेजॉरिटी की जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आ रही बात, मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा तादाद में होता है और फ्यू जो है वो चंद तादाद में होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो फिर चंद मॉलिक्यूल्स है जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी। तो दिस मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो जिसके पास मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या करी, ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आप जानते हैं एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान, समझ में आ रही बात, मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एक फोर्स होती है उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो जिसकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी बेटा, ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स एंड स्केप फ्रॉम द सरफेस। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो सरफेस को क्या करेगी बेटा, लीव करेगी। सरफेस को क्या करेगी, लीव, और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी गैस फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। क्लियर। एंड स्केप फ्रॉम द सरफेस एंड कन्वर्ट इनटू द वेपर या गैस फेज।
तो इट इज़ कॉल्ड एज एवेपोरेशन। तो ये है एवेपोरेशन का प्रोसेस। तो ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो आइए अब आगे और बढ़ते हैं, कुछ एवेपोरेशन के बारे में और दीगर बातों को डिस्कस करते हैं। एवेपोरेशन क्या बेटा, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर वक्त चलता रहता है। अगर आप किसी जगह में पानी छोड़ दें और वो दर देखें आप, क्या होगा, थोड़ी देर बाद पानी इसमें कमी आ जाएगी। अगर कल देखेंगे तो हो सकता है पानी ही गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए। वो क्या हो रहा है बेटा, एवेपोरेशन हो रहा है। क्योंकि एवेपोरेशन क्या है बेटा, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये हर टेम्परेचर पर जारी रहता है। एवेपोरेशन का प्रोसेस हर टेम्परेचर पर जारी रहता है। Taking place at all temperature, the rate of evaporation is directly proportional to temperature। जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे एवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा, और टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा एवेपोरेशन का रेट कम होता जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एवेपोरेशन हर प्रोसेस में जारी रहेगा। जैसा टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप देखते हैं कि कपड़े डालते हैं हम धूप में सूखने के लिए, जिस दिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और जिस दिन टेम्परेचर कम होगा उस दिन कपड़े की जो सूखने की रफ्तार है वो कम होती है। ओके, तो इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इज एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ये सवाल हमेशा एमसीक्यूज में आता रहता है। ठीक है, बड़ी बड़ी क्लासों के एमसीक्यूज में भी आता है कि एवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है। तो एवेपोरेशन क्या बेटा, एक कूलिंग प्रोसेस है। कूलिंग प्रोसेस कैसे है इसको समझते हैं आगे जाके। व्हेन हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, हाई है, तो वो वेपराइज हो जाते हैं। ये तो बात आपको पता है, अब पता चल चुकी। जो जिस मॉलिक्यूल की हाई काइनेटिक एनर्जी होती है वो वेपराइज हो जाते हैं, यानी गैस फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, और बाहर निकल जाते हैं सरफेस को छोड़कर। द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल, अब नीचे कुछ मॉलिक्यूल्स ही बच जाएंगे, जो ये तो छोड़ के निकल गया, नीचे तो कुछ बच गए ना। द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल फॉल डाउन। तो जिस मॉलिक्यूल के टेम्परेचर हाई था, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, वो तो सरफेस छोड़ के चले गए, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स नीचे रह गए उनका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, फॉल डाउन हो जाएगा, उनका टेम्परेचर गिर जाएगा, क्योंकि उन्होंने काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और बाहर निकल गए, तो नीचे वालों की एनर्जी कम रह गई। ठीक है, टू कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी, तो इसी डेफिशिएंसी को, इसी कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, टू कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी, इसी कमी को पूरा करने के लिए, किसकी कमी को पूरा करनी, एनर्जी की कमी को पूरा करनी, क्योंकि एनर्जी इनके पास कम है। जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले वो सरफेस छोड़ गए, लेकिन इनके पास एनर्जी क्या है बेटा, कम रह गई। तो क्या होगा बेटा, तो मॉलिक्यूल्स, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स नीचे मौजूद है, तो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे सराउंडिंग से, सराउंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से वो एनर्जी को क्या करेंगे बेटा, एब्जॉर्ब करेंगे। ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस एंड वी फील कूल। समझ में आ रही बात। तो बाहर से टेम्परेचर, पानी अगर ज़्यादा होगा तो बाहर से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, और बाहर का जो टेम्परेचर है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, एनर्जी जो बाहर थी सराउंडिंग में वो ट्रांसफ़र हो जाएगी लिक्विड को, जो बाहर एनर्जी मौजूद थी वो ट्रांसफ़र हो गई लिक्विड को, तो बाहर एनर्जी की कमी हो गई, तो बाहर क्या होगा बेटा, आप क्या फील करेंगे, कूल फील करेंगे। समझ में आ रही बात। ओके, तो एवेपोरेशन क्या है बेटा, एक कूलिंग प्रोसेस है। ठीक, तो आइए देखिए फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आपको बातें समझ में आ जाएंगी। व्हेन यू पुट अल्कोहल, जब आप अल्कोहल, परफ्यूम में भी होता है बेटा, ठीक है ना, पेट्रोल का भी आपने हाथ में लिया होगा, और केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल को भी इस्तेमाल किया होगा, अपने पाम में लगाया होगा, हाथों में लगाया होगा। ठीक है, तो इट एवेपोरेट्स, आप जानते हैं क्या हो जाता है, एवेपोरेट्स हो जाता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो हमारे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है 25 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है ना। तो पेट्रोल की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैंने जो पढ़ा है, अभी सर्च किया, 3.5 से लेके आई थिंक 70 डिग्री तक होती है, सेंटीग्रेड तक इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो हमारे माहौल में 25 डिग्री होता है, तो इसमें क्या होता है, ये तब्दील हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर वक्त क्या होता है, वेपर बन के उड़ रहा होता है। तो व्हेन वी पुट अल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल ऑन अ पाम, इट एवेपोरेट्स, ये एवेपोरेट्स तो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं और सरफेस को लीव कर देते हैं, और सरफेस को क्या कर देते हैं, लीव। तो इसलिए हम क्या करते हैं भाई, किसी भी चीज़ में रखते हैं उसके ऊपर कैप लगा के रखते हैं, ताकि वो अपने सरफेस को छोड़ ना पाए, अपनी सरफेस को क्या बेटा, छोड़ ना पाए। तो ड्यूरिंग एवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, सोचे हमारे हाथ में मौजूद है, तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सरफेस,
सोचा अपने हाथ में रखते हैं डायरेक्ट तेल को, ऑयल को, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल या अल्कोहल, तो वो क्या है एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं हमारे हाथ से, हमारे पाम से क्या करते हैं एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। जब हमारे पाम से एनर्जी एब्जॉर्व कर लेंगे तो हमारे पाम में क्या फील होगा, एक कूलिंग इफेक्ट फील होगा। जब पेट्रोल, ऑयल, केरोसिन ऑयल, अल्कोहल हमारे हाथ से एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और वेपराइज हो जाएंगे तो वो हमारे हाथ की जो एनर्जी होती है वो उससे ले जाते हैं, तो तभी हमारे हाथ में कूलिंग इफेक्ट फील होता है। समझ में आ रही बात? तो एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पाम टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी वी फील कूलिंग इफेक्ट। तो हम कौन से इफेक्ट महसूस करते हैं बेटा, एक कूलिंग इफेक्ट फील करते हैं। तो आपने इसको ज़रूर महसूस किया होगा। तो इसके बाद वाली स्लाइड में हम फैक्टर्स पढ़ेंगे कि एवेपोरेशन के प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। ठीक है, तो वो कौन सा अवामिल है जो एवेपोरेशन की रेट पर असरअंदाज होते हैं। तो आए उन्हें डिस्कस करते हैं तफसील से अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो पहला फैक्टर है हमारे पास सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया आप जानते होंगे। तो मिसाल तौर पर ये एक देखें, ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये एक और सरफेस है। तो आपसे ये सवाल पूछा जाए इन दोनों सरफेस में से किस सरफेस का एरिया ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, कौन सा वाला, पहला वाला कि दूसरा वाला? तो दूसरे वाले का क्या है बेटा, सरफेस एरिया ज़्यादा है, जबकि पहले वाले का सरफेस एरिया कम है। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जिस लिक्विड का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, और जिस लिक्विड का सरफेस एरिया कम होगा वहाँ एवेपोरेशन का रेट कम होगा। ठीक है, तो द एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस बेस्ड प्रोसेस। सरफेस बेस्ड प्रोसेस है, ग्रेटर इज़ द सरफेस एरिया ग्रेटर इज़ एवेपोरेशन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वाटर लेफ्ट इन अ बाउल का सरफेस एरिया कम होता है तो वहाँ पे एवेपोरेशन स्लोली होगा। देन वाटर लेफ्ट इन अ लार्ज टब, तो अगर लार्ज टब में वाटर है तो वहाँ पे एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल इज अ सॉसर इज यूज्ड टू कूल द टी। तो सॉसर इस्तेमाल कर रहे हैं हम टी को कूल करने के लिए। क्विकली देन अ कप, तो कप में चाय ज़्यादा देर से ठंडी होती है। और सॉसर किसे कहते हैं बेटा, तश्तरी को कहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर कप मौजूद होता है। ठीक है ना, तो तश्तरी में डाल के लोग चाय पीते हैं ताकि चाय जो है वो जल्द से जल्द ठंडी हो जाए, क्योंकि सॉसर का जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और कप का सरफेस एरिया कम होगा, तो सॉसर में जो है वो चाय जल्द से जल्द ठंडी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो वाटर लेफ्ट इन एवेपोरेट्स बाउल एवेपोरेट्स स्लोली देन वाटर लेफ्ट इन अ टब, अ सॉसर इज यूज्ड टू कूल द टी। तो एवेपोरेशन से क्या होता है बेटा, जिसकी हाई एनर्जी होती है वो क्या करता है बेटा, सरफेस को छोड़ देता है। तो टी क्या है बेटा, चाय क्या है, वो जल्द से जल्द क्या हो जाएगी बेटा, आपकी ठंडी भी हो जाएगी। क्लियर? सॉसर इज यूज टू कूल द टी क्विकली देन अ कप। क्लियर? टेम्परेचर, ठीक है ना, सॉसर का क्या है बेटा, एरिया भी ज़्यादा होगा तो वो जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है चाय के अंदर वो सॉसर में भी थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से वो चाय जो है जल्द से जल्द ठंडी हो जाती है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी एक अवामिल है जो एवेपोरेशन के रेट पर असरअंदाज होता है। ये तो एक बहुत मामूली सी चीज़ है, पढ़ चुके हैं। द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसी तरीके से एवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा उसी तरीके से एवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ता है बेटा काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो विच ओवरकम्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी ज़्यादा होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वो ओवरकम कर देगी। ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है एवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा एंड मेक्स एवेपोरेशन रैपिडली। इसकी जो मिसाल है, फॉर एग्जांपल ड्राई क्लॉथ ड्राई क्विकली इन अ सनी डे देन अ क्लाउडी डे। क्लाउडी डे और सनी डे आप जानते ही हैं, जिस दिन सूरज निकला उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं बनिस्बत क्लाउडी डे के, जिस दिन बादल ही बादल छाए हुए हैं। दूसरा पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एवेपोरेशन पर असरअंदाज होता है। द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस, तो एवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी।
एवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे। द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगी तो वहाँ एवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात? तो इसकी एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो मॉलिक्यूल फेस डिफिकल्टी इन एवेपोरेशन। तो मॉलिक्यूल ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करेंगे एवेपोरेट होने में। तो इसकी दो एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद। परफ्यूम हैव लेसर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो परफ्यूम के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं बेटा वो लेस होती हैं देन वाटर, सो इट एवेपोरेट्स क्विकली। तो क्या है बेटा, परफ्यूम जल्दी से एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है गैसेस फॉर्म में। ओके, क्लियर। अब इसी के बनस्बत एक और एग्जाम्पल है अल्कोहल्स हैव लेसर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अल्कोहल की भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो कम होती है वाटर से। ठीक है, तो देयरफॉर इट एवेपोरेट्स क्विकली। तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होता है, जबकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वाटर के में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है बनिस्बत अल्कोहल के। ठीक है, तो अल्कोहल जो है वो क्विकली एवेपोरेट होगा बनिस्बत वाटर के। इस तरीके से ये जो एक पॉइंट है हमारे पास, एक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जो एवेपोरेशन था, इनकी तमाम बातें और फैक्टर्स कवर कर लिया हमने। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अगली वीडियो में वेपराइजेशन। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।